नमस्कार दोस्तों 1985 में एक ऐसा आतंकी हमला होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया सदमे में आ जाती है, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा चीज देखा ही नहीं था। हवा में प्लेन को ब्लास्ट कर दिया गया, बम से उड़ा दिया गया था। सभी 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और भारत ने इनफैक्ट कनाडा को काफी लंबे समय से चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि प्लीज सतर्क रहिए, चेकिंग प्रॉपर करिए, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन कनाडा ने नहीं सुनी और इसका अंजाम आप सब देख सकते हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि 41 साल बाद कनाडा ने फाइनली यहां पर माना है कि इसके पीछे खालिस्तानी का प्लॉट था। आप देख सकते हो खबर, 40 years आफ्टर एयर इंडिया बॉम्बिंग विच किल्ड 329, कनाडा एडमिट्स इट वॉज खालिस्तानी प्लॉट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि क्यों इतना मायने रखता है, हुआ क्या था 1985 में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक बॉम्ब नहीं, 2 बॉम्ब थे। दूसरा बॉम्ब कहां फटा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले साल एग्जाम देंगे 2027 के लिए अलग बैच, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं 1-2 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। इन सभी के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन अगर आप और फीचर्स लेना चाहते हैं तो अलग अलग पैकेजेस के साथ ये अवेलेबल हैं। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलता है। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस पे कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, कनाडा ने अपना जो ऑफिशियल पोजीशन है, 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 वाला जो बॉम्बिंग हुआ था, कनिष्क बॉम्बिंग जिसको कहा जाता है, अपने ऑफिशियल पोजीशन में बड़ा बदलाव किया है। पहली बार कनाडा की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट इज CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, उन्होंने ऑफिशियली माना है दैट कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वो रिस्पॉन्सिबल थे बॉम्ब प्लांट करने के लिए एयर इंडिया फ्लाइट 182 में। एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट आज तक का आप कह सकते हो जब से ये अटैक हुआ है, क्योंकि भारत कई दशकों से बार बार कनाडा को कहता आ रहा था कि देखिए इसके पीछे यही लोग हैं। और कई दशकों से भारत का आर्गुमेंट यही था कि जो वायलेंट खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो कैनेडियन सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं। और आप सब जानती हो जस्टिन ट्रूडो के समय कितने रिलेशंस वगैरह खराब हो गए थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को फाइनली जाना पड़ा। और अब यहाँ पर जब से नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा में, तब से यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा सामान्य हो गई हैं चीजें। भारत और कनाडा के रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि 23 जून 1985 को हुआ क्या था। देखो, एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसको कनिष्क भी कहा जाता है, ये एयर इंडिया की फ्लैगशिप इंटरनेशनल फ्लाइट थी। और इसका रूट अगर आप देखोगे ना, तो ये कनाडा में जो टोरंटो है, यहां पर आप देख सकते हो, टोरंटो से ये पहले जाना था लंदन, लंदन से फिर ये जाता दिल्ली और उसके बाद मुंबई। तो इस तरह से इसका फ्लाइट था। तो क्या होता है कि ये मॉन्ट्रियल से लीव कर गया, कनाडा से तो चला गया और इसको लंदन लैंड करना था यहां पर। तो अटलांटिक ओशन पार करने के जस्ट बाद ही यहां पर जो आयरलैंड का कोस्ट आप देख रहे हो, यहीं पर जब ये हवा में था फ्लाइट, तभी इसमें बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मतलब मिड एयर में ही पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और जाहिर सी बात है, यहां पर किसी के बचने की उम्मीद तो रहती नहीं है, क्योंकि एक तो इतने हाइट पर और वो भी बॉम्ब से ब्लास्ट होना, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना खतरनाक हुआ होगा। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 329 लोग मारे गए, जिसमें 268 कैनेडियंस, 27 ब्रिटिश सिटीजन्स, 24 इंडियन सिटीजन्स और बाकी के जितने क्रू मेंबर्स थे, पायलट्स थे। और उस समय तक का बताया जाता है ये सबसे डेडलीस्ट एविएशन टेररिस्ट अटैक था। कनाडा का वर्स्ट टेररिस्ट अटैक आप कह सकते हैं, एयर इंडिया का डेडलीस्ट डिजास्टर आप कह सकते हैं। और 2001 में जो 9/11 हुआ था, वो फिर बाद में चलकर सबसे बड़ा बन जाता है। लेकिन तब तक जो आप सोचिए, यही वाला सबसे बड़ा अटैक माना जाता है। अच्छा, ये हुआ क्यों था, इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा कि भारत के पंजाब में 1980 में चल क्या रहा था। देखिए, कई सारे डेवलपमेंट लगातार हो रहे थे। यहां पर डिमांड उठ रही थी खालिस्तान को लेकर। मतलब कई जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग कर रहे थे, सेपरेट नेशन की मांग कर रहे थे, जिसका नाम होगा खालिस्तान। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कम पॉपुलेशन थी। मतलब कुछ ही ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो इसकी डिमांड कर रहे थे। ओवरवेलमिंगली जो मेजॉरिटी ऑफ सिख हैं वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे इनमें से असामाजिक तत्व आ गए जो इस तरह की डिमांड करने लग गए, अपने ग्रुप्स को बनाने लग गए, इन्फ्लुएंस करने लग गए। और 1984 में ब्लू स्टार हुआ, आप सब जानते हो। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन को लॉन्च किया और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं गोल्डन टेम्पल में, वहां से उनको निकाला जाए। लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि कैजुअलिटीज काफी हो गई, लोगों में बहुत गुस्सा आ गया,
रेडिकलाइजेशन काफ़ी तेजी से बढ़ने लग गया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स में। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी आप सबको याद होगा अक्टूबर 1984 में, इसके पीछे का भी यही कारण बताया जाता है। एंटी सिख राइट हुए थे दिल्ली में। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं भारत के बाहर, वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते गए इन सारे इवेंट्स के बाद। अच्छा, कनाडा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, कनाडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिख डायस्पोरा पॉपुलेशन। यहाँ पर बड़ी पॉपुलेशन है इंडियंस की, जिसमें सिख डायस्पोरा सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, फंड रेजिंग नेटवर्क है इनका, और ज्यादातर जो डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन है वो पीसफुल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने बार बार वार्निंग दी थी कि इनमें से कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो पैसा रेस कर रहे हैं, सपोर्टर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव्स को खरीद रहे हैं, अटैक्स को प्लान कर रहे हैं। भारत ने बार बार कनाडा को चेताया था, और कनाडा का रिस्पांस क्या था? बहुत स्लो। वो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे। यहाँ पर उनका कहना था कि नहीं, हम लिबरल कंट्री हैं और हमारे यहाँ पर आज़ादी है, सिविल लिबर्टीज़ है, हम उनको रोक नहीं सकते, वो जो करना है वो करेंगे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्टर्न कंट्रीज़ की। अब कहीं ना कहीं उन लोगों को समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, सिविल लिबर्टीज भारत में है, सब जगह है, लेकिन आपको एक लिमिट लगानी पड़ेगी, रेड लाइन लगानी पड़ेगी। सिविल लिबर्टीज के नाम पे कोई कुछ भी नहीं कर देगा, कोई कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर हम बात करें, ये बॉम्बिंग जो हुआ था ना, ये कोई अचानक से नहीं हुआ, ये कई महीनों से प्लान किया गया था। एयर इंडिया में जो प्लान किया गया था बॉम्ब, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर से पता चला है कि एक्सप्लोसिव ऑब्टेन किए गए थे, सूटकेस में बॉम्ब रखा गया था, और एयरलाइन का जो बैगेज ट्रांसफर होता है ना, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। और उस समय शायद एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि इस बॉम्बिंग के बाद पूरे दुनिया में जहां जहां पर एयरपोर्ट्स थे, उन्होंने इससे सीखा कि हमें अपने सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा, बॉम्ब को कैसे प्लान किया गया? बताया जाता है कि जो टेररिस्ट है उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठाया। बॉम्ब को एक तो सूटकेस में छुपा दिया गया था, फिर यहाँ पर सूटकेस को चेक इन करवाया गया फ्लाइट में। अब क्या होता है कि जो पैसेंजर है वो फ्लाइट में नहीं चढ़ा, तो जिन्होंने यहाँ पर ये बॉम्बिंग वगैरह कराई थी, जो पैसेंजर थे, वो फ्लाइट पे नहीं चढ़े, लेकिन उनका लगेज तो फ्लाइट में चला गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर लंदन पहुँचने से पहले ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो मेथड है, ये एविएशन इंडस्ट्री का जो वीकनेस था उसको एक्सपोज किया। और इसीलिए अगर अक्सर आप देखोगे, जब फ्लाइट से जाओगे ना, तो आपका चेक इन लगेज हो जाएगा जब लगेज आप दे दोगे, और यहाँ पर जब आप गेट के पास जाओगे तो जो एयरलाइन है वो आपको ढूंढने की कोशिश करता है कि आपको लेकर ही जाए, भले आप कहीं इधर उधर हो, आपको कॉल करेगा, अनाउंसमेंट होगा। तो कोशिश यही होती है कि आप भी उस फ्लाइट में जाओ एक बार आपका सामान चला गया। लेकिन यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, कि एक्चुअली बॉम्ब सिर्फ एक ही नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसी के बारे में पता है। ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट है 182, ये ब्लास्ट हुआ था, तो सबको इसके बारे में पता है। लेकिन एक दूसरा बॉम्ब भी था, और एक दूसरा एयर इंडिया का फ्लाइट भी ब्लास्ट हो सकता था। मैं बात कर रहा हूं जापान के नरीता एयरपोर्ट में। वहां पर कुछ जो बैगेज हैंडलर्स हैं, वो लगेज को ट्रांसफर कर रहे थे एयर इंडिया के फ्लाइट में। लेकिन एयर इंडिया के फ्लाइट में ट्रांसफर होने से पहले ही वो जो बैग था वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 2 बैगेज हैंडलर्स की मृत्यु हो जाती है जापान में। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि अगर ये बैग चला गया होता पहले एयर इंडिया के फ्लाइट में, तो आप सोचिए एक और फ्लाइट ब्लास्ट हो जाता, कितने और सारे लोगों की मृत्यु होती। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पीछे कौन थे? देखो, यहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज बब्बर खालसा, और इसके पीछे यहाँ पर 2 मेन अक्यूज्ड बताए गए, तलविंदर सिंह परमार और दूसरा इंद्रजीत सिंह रयात। अब देखो, रयात तो यहाँ पर खुद उसने गिल्टी मान लिया था और उसको सजा भी हुई, लेकिन बाकी के जितने भी कन्विक्शन है वो नहीं हो पाए, क्योंकि क्या होता है ना कि कनाडा में स्पेशली यहाँ पर गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर बाकी किसी को भी जो है गिल्ट करार नहीं दिया गया। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया गया कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। यहाँ पर जो 2 एजेंसीज इन्वॉल्व थी इसके इन्वेस्टिगेशन में, एक तो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और दूसरी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, तो वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे थे अच्छे से। फिर दूसरा, इंटेलिजेंस वार्निंग एग्जिस्ट करती थी, इंडियन इंटेलिजेंस ने कनाडा को वार्न किया था। यहाँ पर इनफैक्ट जो CSIS है, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने एयर इंडिया और जो इंडियन मिशन है उसको असेस भी किया था बॉम्बिंग के जस्ट पहले, थ्रेट लेवल को। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज वार्निंग, यहाँ पर वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए, वो इनसफिशिएंट था। फिर यहाँ पर वायर टेप रिकॉर्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय की गई। बताया जाता है कि जो टेररिस्ट थे उनके बीच में जो बातचीत हुई थी फोन वगैरह पे,
तो वो रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन सीआईएस ने अपने रूटीन प्रोसीजर के तहत उन सभी रिकॉर्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इसकी वजह से भी दिक्कत आई। अगर वो होता तो आज इतने सारे क्योंकि कन्विक्शन कितना हुआ, एक ही कन्विक्शन हुआ इंद्रजीत सिंह रियाद का, तो और भी लोग कन्विक्ट हो सकते थे अगर ये रिकॉर्डिंग टेप होता। और विटनेसेस भी कई लोग मारे गए, कई जो विटनेसेस थे डिसअपियर हो गए, गायब करा दिया गया, वो थे नहीं। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हुई और बहुत ही कम कन्विक्शन हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कनाडा जो है वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का नाम लेने से क्यों कतरा रहा था? देखो, कई वर्षों तक आप देखोगे तो कनाडा ने ऑफिशियली यहाँ पर माना है कि विक्टिम्स हैं, यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है, बॉम्बिंग को इन्वेस्टिगेट किया है, सस्पेक्ट को प्रोसिक्यूट किया है, लेकिन ऑफिशियल मेमोरियल स्टेटमेंट में कभी भी उन्होंने यहाँ पर कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इसके पीछे थे, ये स्वीकार नहीं किया था। और उसके पीछे का बताया जाता है कि लीगल कॉशन बोल दिया जाता है, कहा जाता है कि कनाडा में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो काफ़ी सेंसिटिव है इस चीज़ को लेकर, यहाँ पर सिख कम्युनिटी को लेकर स्टिग्मेटाइज किया जाएगा। भारत का कहना था कि देखो, आप क्या सिख की बात करो, हमारे यहाँ पर इतने सारे सिख पॉपुलेशन है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सभी सिख इसके अंदर शामिल हैं, वो निर्दोष हैं, उनका कोई इससे लेना देना नहीं और उसको कभी सपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन एटलीस्ट जो लोग थे इसके अंदर, जो ये पूरा सिर्फ चीज़ चला रहे हैं, कनाडा में जिस तरह से ये एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, उसको आपको रोकना होगा और वो तभी रुकेगा जब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करोगे। आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो। लेकिन 2026 में क्या बदलाव हुआ, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट बताया जाता है, क्योंकि सीएसआईएस ने पब्लिकली यहाँ पर कहा है कि ऑन 23 जून 1985 अ बॉम्ब प्लांटेड बाय कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट डिस्ट्रॉयड द एयरक्राफ्ट। तो ये पहली बार ऑफिशियली माना गया। सोच के देखो, 41 ईयर्स के बाद जो है कनाडा ने यहाँ पर इसको माना है। और इसके पीछे का आप कारण कह सकते हैं जैसे जस्टिन ट्रूडो वगैरह, क्योंकि डिप्लोमेटिकली ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि भारत काफ़ी लंबे समय से खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है उसको चर्चा में ला रहा था। जस्टिन ट्रूडो जब तक थे तब तक रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो गए थे, लेकिन मे भी शायद अब वापस ये चीज़ों को रिवाइव किया जा रहा है। होपफुली यहाँ पर चीज़ों को रोका जाएगा और इस तरह की मिस्टेक नहीं होगी। बट आई होप कि ये आज सुबह से जो खबर आ रही थी इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा, उसके बाद? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। कल से हमारा नया बैच, 3 अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी ईयर के लिए आपको प्रिपेयर करना है वो आप ले सकते हो। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर और जानकारी चाहिए, ये आपको फोन नंबर पर सब कुछ मिल जाएगा। Study IQ IAS, making India smarter and better.